हेलो छात्रों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए तो आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि छात्रों आप लोगों को ज्ञात होगा, इकोनॉमिक्स के इस सीरीज में हम लोग देख रहे हैं, छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से हम सारे चीज़ों को क्लियर कर रहे हैं। पहला वीडियो आपने देखा इकोनॉमिक्स बेसिक का, ये वीडियो नंबर 2 है। आइए हम लोग आज की इस क्लास में कुछ स्पेशल जानते हैं। चलिए छात्रों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे अर्थशास्त्र का महत्व। अर्थशास्त्र का क्या महत्व है, ये दो रूपों में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले विज्ञान के रूप में और फिर कला के रूप में। देखिए छात्रों, पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि अर्थशास्त्र का अध्ययन एक विज्ञान के रूप में भी किया जाता है और कला के रूप में भी किया जाता है। दोनों के रूप में इसका अध्ययन अध्यापन किया जाता है। सैमुअल्सन को कोड करते हुए हमने बताया था कि अर्थशास्त्र के बारे में सैमुअल्सन महोदय का कहना है कि कला विज्ञान में अर्थशास्त्र सबसे पुराना विज्ञान और विज्ञान के रूप में अर्थशास्त्र सबसे नवीनतम विद्या की शाखा है। अर्थात सामाजिक विज्ञानों में सबकी जो रानी है ये अर्थशास्त्र है। अर्थात इसका अध्ययन विज्ञान के रूप में भी और कला के रूप में भी किया जाता है। आइए हम लोग देखते हैं। देखिए बाबू, विज्ञान के रूप में इसलिए किया जाता है क्योंकि ये ज्ञान में वृद्धि करती है। दूसरा ये कि ये इसके सिद्धांतों में, ये जो अर्थशास्त्र है इसके बहुत सारे ब्याज के सिद्धांत, मजदूरी के सिद्धांत, लगान के सिद्धांत, बाजार के सिद्धांत, बहुत सारे सिद्धांत है। तो मतलब सिद्धांत में भी वृद्धि करता है, तर्क शक्ति में वृद्धि करता है। किसी भी चीज़ को ऐसे ही नहीं मान लेते हैं कि हाँ यूं ही हो गया, नहीं, क्यों हुआ, उसके पीछे का तर्क क्या है, क्या वजह है, कारण परिणाम, इस आधार पर भी इसको हम मानते हैं। तो इसलिए तर्क शक्ति में भी वृद्धि हमारे करता है। अर्थशास्त्र बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, विषय। विश्लेषण में भी वृद्धि करता है, किसी भी चीज़ को क्यों यह घटित हुआ और इसके पीछे का क्या विश्लेषण है, अर्थशास्त्री सब विश्लेषण करके निकालते हैं। तो ये विश्लेषण में भी वृद्धि हमें करता है ये विषय। कल्याण में भी वृद्धि करता है। देखिए विज्ञान जो है असल में यह मानव कल्याण के लिए ही बनाया गया है। हालांकि विज्ञान को हम लोग मानव का मतलब मानव कल्याण के लिए भी विज्ञान का उपयोग होता है और मानव के लिए अभिशाप भी है विज्ञान। जैसे विज्ञान कल्याण के रूप में कैसे है, जैसे मान लेते हैं बल्ब बनाना है, ये मोबाइल बनाना है जिसके वजह से आप लोग घर बैठे पढ़ रहे हैं, ये विज्ञान की देन है और इससे मानव का कल्याण हो रहा है। लेकिन एटम बम बना देना जिसके वजह से मानव का पूरा दुर्गति होता है, विनाश होता है, तो ये अभिशाप भी है। तो खैर इसके निगेटिव पॉइंट्स को हम लोग नहीं देखेंगे। विज्ञान का अर्थ है कल्याण में वृद्धि करता है, यह विज्ञान का विशेष। तो अर्थशास्त्र भी विज्ञान के रूप में देखा जाए तो यह भी मानव कल्याण में वृद्धि करता है। श्रमिकों को, उत्पादकों को, राजनीतिज्ञों को, मतलब व्यापारियों, मजदूरों, विद्यार्थी, सबको यह लाभ पहुंचाता है। तो विज्ञान के रूप में कल्याण में वृद्धि करता है। ये फैक्ट्स हमने 5 फैक्ट्स पढ़े। अब आए कला के रूप में भी ये बहुत ही उपयोगी है क्योंकि ये उत्पादकों के लिए लाभदायक है। लाभदायक कैसे उत्पादकों के लिए है कि उत्पादकों को, ये जो प्रोडक्शन करते हैं, उन उत्पादनकर्ताओं को कैसे लाभ होगा, कहाँ से मजदूर लाएंगे, कितनी लागत लगेगा, आगम निर्गत, इस सब का अध्ययन अध्यापन दिया जाता है जिससे उत्पादकों को बहुत लाभ होता है। श्रमिकों को भी बहुत लाभ है अर्थशास्त्र का, क्योंकि श्रमिक कोई भी कार्य करते हैं तो कार्य के हिसाब से उन्हें मजदूरी मिलता है। तो मजदूरी हम कैसे अधिक बढ़ेंगे, हम अपनी कार्यकुशलता को बढ़ा करके, तो श्रमिकों को भी लाभान्वित ये करता है। उसके अलावा उपभोक्ता को लाभ भी देता है। उपभोक्ता क्या करता है, कम कीमत में किसी अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने वाले वस्तु को खरीदना चाहता है। इसलिए उपभोक्ता हर संभव प्रयास करता है कि हम कम रुपया दें और अधिक संतुष्टि का हम ज़्यादा बढ़िया सामान खरीदें। तो इस चीज़ का चयन का जो तर्कशास्त्र है, ये न लेकर ये ले कम रुपए में, तो ये चयन का तर्कशास्त्र भी रॉबिन्सन महोदय ने अर्थशास्त्र को कहा था कि चयन का तर्कशास्त्र है। तो ये उपभोक्ताओं को भी लाभान्वित करता है। व्यापारियों को लाभान्वित इसलिए करता है क्योंकि कोई भी व्यापार व्यवसाय हम कर रहे हैं, इसका मेन मकसद क्या है, मानव कल्याण में वृद्धि करना है और जो उत्पादन कर रहे हैं, जो इस एक्टिविटीज़ में जुड़े हुए हैं, उनको मतलब प्रॉफिट पहुंचाना है, वित्तीय लाभ पहुंचाना है। तो व्यापारियों को भी इससे बहुत फायदा होता है। राजनीतिज्ञों को भी लाभ है।
क्योंकि जो सरकारें हैं राजनीति करती हैं या जो विपक्ष में बैठती है जो भी हो, ये राजनीतिज्ञों को भी ये अर्थशास्त्र का ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि राजनीतिज्ञ को पता होना चाहिए जो देश चला रहे हैं या देश चलाने के लिए विपक्ष में है या चुनाव लड़ रहे हैं या जिस किसी से भी राजनीति में यदि हैं, तो उनको देश की आर्थिक स्थिति के बारे में, देश का मतलब उत्पादन कैसे बढ़ेगा, इसको एक बड़ी महाशक्ति कैसे बढ़ाएं, जीडीपी कैसे बढ़ाएं, हम आर्थिक क्या बदलाव करेंगे तो क्या सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा, ये सारी चीज़ों का अध्ययन उनको बहुत ही लाभ पहुंचाता है, उनके कार्य में लाभ पहुंचाता है। इसलिए राजनीतिज्ञों को भी लाभ है, प्रबंधकों को भी लाभ है, किसी भी मैनेजमेंट में जाए, किसी कंपनी में, किसी उद्योग में, किसी बड़े फैक्ट्री में, उद्योग धंधे में, तो उसका प्रबंधन अगर बेजोड़ होगा तो वो संस्था, वो इकाई, वो फर्म बहुत प्रॉफिट कमाएगा। अगर उस प्रबंधक को ज्ञान नहीं होगा, वित्तीय ज्ञान नहीं होगा, अर्थशास्त्र का ज्ञान नहीं होगा, तो लाभ की स्थिति में कदापि नहीं रहेगा। इसलिए प्रबंधकों को भी लाभ है, विद्यार्थियों को भी लाभ है, क्योंकि एक विद्यार्थी पढ़ लिख करके क्या बनता है, प्रबंधक, राजनीतिज्ञ, व्यापारी, उपभोक्ता, सब कुछ बन सकता है। इसलिए एक विद्यार्थी को भी इन सारी चीज़ों का अध्ययन अध्यापन करना बहुत जरूरी है। आपने देखा अर्थशास्त्र का अध्ययन विज्ञान के रूप में भी किया जाता है और कला के रूप में भी किया जाता है। अब हम इससे आगे जानते हैं अर्थशास्त्र की कई कार्यों के बारे में जानते हैं। तो देखिए अर्थशास्त्र में दो तरह के कार्य किए जाते हैं। सबसे पहला कार्य जो है आर्थिक क्रियाकलाप है, जो अर्थ से जुड़ा हुआ है। दूसरा अनार्थिक क्रियाकलाप है। देखिए आर्थिक का मतलब होता है आर्थिक क्रियाएं, यानी इकोनॉमिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज, क्रियाएं, यहाँ समझिए गौर से, आर्थिक क्रियाएं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है। और इसको हम लोग कहते हैं अनार्थिक, इधर थोड़ा सा लिखते हैं अनार्थिक क्रियाएं। इसके अंतर्गत क्या आता है, नॉन इकोनॉमिक, बस इसमें नॉन लग जाएगा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है। तो देखिए दोनों में फर्क क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अर्थशास्त्र में जो भी कार्य होता है, उत्पादन होता है, जो भी छोटे बड़े कार्य हैं, इसको स्पष्ट रूप से दो भाग में बांटा गया है, एक अर्थ की दृष्टि से, आर्थिक रूप से, और एक अनार्थिक रूप से, ठीक है। हम ऐसा भी उदाहरण देखेंगे कि कुछ ऐसे चीज हैं कि जो आर्थिक भी हो सकते हैं, अनार्थिक भी हो सकते हैं, ठीक है, दोनों हो सकते हैं अलग अलग सिचुएशन के। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं ये क्या है। सबसे पहले आर्थिक क्रियाओं में क्या होता है कि वो सारी क्रियाएं जिसका उद्देश्य अर्थ कमाना है, रुपए पैसों से जिसका संबंध है, उन सारी क्रियाओं को हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। जैसे श्रमिक को काम करना है, उद्योगपति को बिजनेस चलाना है, ठीक है, हर काम, किसान को खेती गृहस्थी करना है, जो भी काम होते हैं छोटे बड़े, जिससे हमें आय प्राप्त होती है या आय प्राप्त करने के उद्देश्य से वह कार्य या वह क्रिया, व्यापार, व्यवसाय किया जाता है, उसको हम आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। जैसे खेत में काम करना, हम क्यों काम करते हैं, क्योंकि उससे हमारी आवश्यकताएं पूरी होगी, कुछ हमें वेतन मजदूरी के रूप में मिलेगा। तो ये सारी आर्थिक क्रियाएं हो गई। और अनार्थिक क्रियाओं का मतलब होता है वैसा कार्य जिसका संबंध अर्थ से, यानी लाभ कमाने के उद्देश्य से, रुपये पैसे कमाने के उद्देश्य से नहीं किया जाता है, बल्कि वैसे क्रियाओं को मात्र इसलिए संचालित की जाती है जिससे हमको आत्मसंतुष्टि प्राप्त होती है, जिससे हमें खुशी मिलती है, हमारा शौक पूरा होता है, हमारी लोगों का सहायता कर देते हैं। ये सारी चीज़ें अर्थ के दृष्टि से लाभ, प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से नहीं किया जाता है, मात्र इसका उद्देश्य होता है कि हम किसी का सेवा कर दिए, हम अपना हॉबी मतलब शौक पूरा कर लिए, हम किसी की मदद कर दिए। ऐसे सारी क्रियाएं आर्थिक क्रियाकलाप, अनार्थिक क्रियाकलाप कहलाता है। जैसे पेड़ लगा देना, तो पेड़ लगा देना ये पर्यावरण के लिए फायदेमंद है, हालांकि वो आर्थिक भी हो सकता है, उससे जब फल प्राप्त होंगे उसे तोड़ के हम बेचेंगे तो आर्थिक भी हो सकता है। लेकिन गरीब की सेवा कर देना, किसी को दान दे देना, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है, अनार्थिक क्रियाएं हैं। जैसे अब बताइए क्रिकेट खेलना, ये आर्थिक है कि अनार्थिक है। तो देखिए क्रिकेट खेलना, अगर मान लेते हैं विराट कोहली क्रिकेट खेलता है तो उसको क्रिकेट खेलने के लिए पैसे मिलते हैं, इसलिए वो आर्थिक क्रियाएं हैं। लेकिन उसी क्रिकेट को जब हम आप खेलते हैं बस अपनी शौक के लिए, मनोरंजन के लिए खेलते हैं, चलो आज शाम को दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलते हैं, तो वो अनार्थिक क्रिया, उसके बदले हमें पैसे नहीं मिलते, बस मेरा एक्सरसाइज होता है, हमारी हॉबी क्रिकेट खेलनी है वो पूर्ति होती है, दोस्तों के साथ टाइम पास होता है, तो इसलिए वो अनार्थिक, उससे रुपए हमें नहीं मिलते हैं, उससे धन रुपया पैसा नहीं मिलता है।
अब जैसे बच्चे को दूध पिलाना, ठीक है, तो अगर मान लेते हैं माँ दूध पिलाती है अपने बच्चों को, तो अनार्थिक क्रिया है, उसे दूध पिलाने के लिए उसे पैसे नहीं मिलते हैं। लेकिन उसी दूध को कोई आया आकर, कोई दाई आकर के अगर दूध पिलाती है बच्चों को और उसको पेमेंट मिलता है, तो वो क्या है, दूध पिलाना आर्थिक क्रियाएं हो गई। देख लीजिए, एक ही चीज एक जगह आर्थिक क्रिया है तो दूसरी जगह अनार्थिक क्रिया है। तो आर्थिक क्रिया अनार्थिक क्रिया में मतलब अर्थ केवल समझिए कि इसमें धन रुपया पैसा लाभ के दृष्टि से किया जाता है, ठीक है। इसमें जो है कि सहायता, मदद, है ना, हॉबी, शौक शौक या मतलब सहयोग, सहायता हो गया, सहयोग, शौक, मदद इत्यादि कार्यों के लिए किया जाता है। इसमें दान जैसे दे दिए, ठीक है, तो ये क्या है, ये अनार्थिक क्रिया है। तो अर्थशास्त्र में एडम स्मिथ के अनुसार अगर देखा जाए कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, तो उनके अकॉर्डिंग आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन विशेष रूप से किया जाता है, अनार्थिक के बारे में अध्ययन नहीं किया जाता है। लेकिन अल्फ्रेड मार्शल महोदय का कहना है कि अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है। तो मानव कल्याण के लिए जैसे हम किसी को दान करते हैं या कल्याण, हमको खेलने से हमें शौक है, हमें खेलने से, लेकिन हमारा कल्याण होता है, हमारे शरीर हृष्ट पुष्ट होता है, तो अनार्थिक क्रियाओं का भी अध्ययन इकोनॉमिक्स के अंतर्गत करना पड़ता है, ठीक है। तो उसके बारे में भी हम लोग विशेष जानेंगे। सबसे पहले आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत जानते हैं। आर्थिक क्रियाकलाप का जो स्तंभ होता है वो 4 होता है। आपको पिछले क्लास में भी हमने बताया था कि अर्थशास्त्र के जो है स्तंभ है, मुख्य बिंदु, विषय वस्तु। आप लोग पहले वाला वीडियो ना देखें तो उसे जरूर देखें। पहला सबसे पहले उत्पादन होता है। उत्पादन का मतलब किसी चीज़ का क्या करना है, उपयोगिता का सृजन करना है, प्रोडक्शन करना होता है। दूसरा होता है उपभोग, उपभोग, इसको हम लोग इंग्लिश में कंजप्शन कहते हैं, कंजम्पशन, ठीक है। उसके बाद में उपभोग, उत्पादन, उपभोग, विनिमय। विनिमय का मतलब होता है एक्सचेंज करना, एक्सचेंज यानी किसी चीज़ को किसी चीज दूसरे चीज़ के बदले बदलना, बदली करना, ये विनिमय हो गया। उसके बाद में वितरण कहलाता है, इसको हम लोग इंग्लिश में डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन। और उसके बाद में एक पांचवा और होता है, इसको मिटा देते हैं। पांचवा एक और होता है जिसको लोक वित्त कहते हैं, लोक वित्त, पब्लिक फाइनेंस, पब्लिक पब्लिक फाइनेंस, फाइनेंस, ठीक है। तो ये 5 चीज़ें हैं जो हम लोगों को इकोनॉमिक्स के अंतर्गत पढ़ना है। आइए सबके बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग जानते हैं। उत्पादन का अर्थ होता है उपयोगिता का सृजन करना, किसी भी चीज़ में उपयोगिता है कि नहीं। जैसे हम मान लेते हैं ये मार्कर बना रहे हैं, तो इस मार्कर से हमें लिखने की उपयोगिता पूर्ण हुई, मतलब इसका उत्पादन हुआ। अगर यह बन ना गया लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उपयोग हमारा पूरा नहीं हो रहा है, तो ये उत्पादन नहीं हुआ। उत्पादन के अंतर्गत उत्पादन का अर्थ ही होता है उपयोगिता का सृजन करना, ठीक है। सृजन का मतलब बनाना, उसे उपयोगिता हमारी पूरी हो, ठीक है। उपभोग का मतलब जब हमारी उपयोगिता पूरी होती है तो उसे उपयोग करने से ही पूरी होती है, तो वह क्रिया क्या कहलाता है, उपभोग कहलाता है, कंजप्शन कहलाता है। किसी चीज़ को हम जब बदला बदली करते हैं, ये रुपए दे के मार्कर हमने खरीद लिया या मार्कर दे करके हम पेंसिल किसी से ले लेंगे, तो ये एक विनिमय कहलाता है। वितरण, यह कहीं और बनता है, वहाँ से कैसे कैसे पहुँचते हुए चैनल के माध्यम से हम तक पहुँचता है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं मुंबई में बन रहा है, मुंबई से यह पटना आया होगा, पटना से ये मोतिहारी आया होगा, मोतिहारी से फिर छोटे छोटे गाँवों तक पहुंचा होगा, छोटे बड़े, तो ये वितरण हुआ, ठीक है। ये चैनल बना हुआ है। लोक वित्त के अंतर्गत कर, टैक्स वगैरह ये सब चीज़ें होती है। यानी ये पांचों चीज़ क्या है, आर्थिक क्रियाकलाप है, ठीक है। अर्थशास्त्र का ये आर्थिक क्रियाकलाप है, इन्हीं के बारे में हम लोग विशेष करके जानेंगे। अब देखिए उत्पादन किसे कहते हैं, उत्पादन का क्या अर्थ है, उपभोग, इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, इस सब के बारे में एक एक करके छोटे बड़े वीडियो के माध्यम से हम लोग आगे के क्लास में इन सभी चीज़ों को जानेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए छात्रों जय हिंद।